नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के संडे एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका विश्लेषण दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसके मायने भी बहुत गंभीर हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने मान लिया है कि अब भारत उनका साथ छोड़कर चीन के साथ मिल गया है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर कई बार भारत का अपमान करने की कोशिश की है, इसलिए यह तो होना ही था। चीन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ बात करते हुए तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है बहुत अंदर तक चुभ गई है और अब उन्होंने मान लिया है कि भारत, रशिया और चीन ने मिलकर एक ट्रॉयका बना लिया है। आज हम ट्रंप के इस बयान को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे ट्रंप के स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिसके हेडमास्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप है, जिसमें बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ शामिल हुए, जिनमें 5 भारतीय मूल के सीईओ भी थे। इनमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी शामिल है। इस मीटिंग में ट्रंप की तारीफ करने की होड़ लगी हुई थी और भारतीय मूल के सीईओज ने एक बार भी भारत पर लगे टैरिफ का मुद्दा नहीं उठाया। जब दुनिया की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ कोई भारतीय बनता है तो हमारे देश के लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन जब भारत के लिए आवाज उठाने की बात आती है तो भारत के ये पुत्र अक्सर हमें निराश कर देते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि जीएसटी की दरों में कमी के बाद आपको सस्ता सामान कब और कैसे मिलेगा, और अगर आपको उचित कीमत पर यह सामान नहीं मिलता है, सस्ता सामान नहीं मिल रहा है, तब आपको क्या करना है। आप भी डिकोड की जागो ग्राहक जागो मुहिम का हिस्सा बनकर जीएसटी कटौती का पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें आपको भारत, रशिया और चीन का ट्रॉयका दिखाई दे रहा है। 1 सितंबर को चीन के एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर आने के बाद हमने उस दिन आपको बताया था कि ये वैश्विक राजनीति का एक त्रिशूल है। इन तीनों नेताओं को वर्षों से दुनिया ने इस तरह से एक साथ कभी नहीं देखा था और उस दिन इस तस्वीर पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। और जाहिर है व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप भी इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख रहे थे और इस तस्वीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। उस दिन हमने कहा था कि यह दुनिया की राजनीति का त्रिशूल है और यह त्रिशूल डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तेजी से चुभा है। यह तस्वीर अंदर तक उन्हें चुभ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा बयान लिखा। आप एक तो यह ध्यान दीजिए टाइमिंग, यानी उन्होंने सुबह उठते ही 6:15 बजे ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया है और मैं कामना करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। इसका भाव आप समझिए और मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूं क्योंकि मैं लाया हूं। देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर भी है, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब जब आप इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत निराश भी हैं लेकिन बहुत गुस्से में भी हैं। अब सोचिए, ट्रंप को यह तस्वीर इतनी चुभी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सुबह उठते ही पोस्ट करके यह खुद मान लिया कि अब भारत, रशिया और चीन एक साथ मिल चुके हैं, ये एक साथ खड़े हैं और ये तीनों ये अमेरिका के खिलाफ कोई बहुत बड़ी षड्यंत्र या साजिश रच रहे हैं। इसलिए उनका ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना जाएगा और इसके मायने बहुत गंभीर हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि एससीओ समिट की इस तस्वीर का संदेश सीधे ट्रंप तक पहुंचा है और इसे देखकर ट्रंप 100 घंटे भी अपना धैर्य रख नहीं पाए और सिर्फ 20 शब्द और 2 वाक्यों में ट्रंप का दर्द पूरी दुनिया ने देख लिया। ट्रंप का दर्द सारी दुनिया के सामने आज आ गया। ट्रंप के इस बयान के 3 मतलब हो सकते हैं। पहला, ट्रंप को लगता है कि अब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ भारत, रशिया और चीन का ट्रॉयका है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मान लिया है और ये वो ट्रॉयका है
जो अमेरिका के दबाव के सामने आज भी झुकने से इनकार कर रहा है। इसलिए अब उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। दूसरा, ट्रंप ने खुद ही इस ट्रोइका पर मोहर लगा ली है। उन्होंने मोहर लगाकर यह मान लिया है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है। ट्रंप शायद अब तक उसी सोच में जी रहे थे जब दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ यानी दो महाशक्तियां हुआ करती थी कोल्ड वॉर के टाइम पर। तब दो ध्रुव हुआ करते थे, दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा रशिया। और शायद ट्रंप यही सोचते चले आ रहे थे कि आज भी ऐसा ही होगा। लेकिन अब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टीम है उनके खिलाफ, और उसमें एक नहीं बल्कि कई महाशक्तियां हैं। और तीसरी बात यह कि ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो अब भारत को खो चुके हैं। भारत अब उनकी टीम में नहीं है और भारत, चीन और रशिया ने मिलकर एक नई टीम बना ली है। क्या ट्रंप के इस बयान को भारत के लिए एक चेतावनी माना जाए? डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि अब पश्चिमी देश अलग हैं और एशिया के देश मिलकर अपना एक अलग गठबंधन बना चुके हैं। एशिया के इन तीनों देशों ने मिलकर अब एक अलग टीम बना ली है और यह टीम यूरोप के देशों को, पश्चिमी देशों को एक बड़ी चुनौती दे रही है। अब ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि वो भारत को खो चुके हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। भारत और अमेरिका के रिश्ते 78 वर्ष पुराने हैं। ये संबंध ट्रंप के आने से पहले भी थे और वर्ष 2029 में जब ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी ये रिश्ते जारी रहेंगे। अब शायद ये जरूर हो सकता है कि ट्रंप के जाने के बाद ये रिश्ते वापस वैसे ही हों जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन अगर पीछे आप जाएंगे तो अमेरिका भारत का दोस्त कभी भी नहीं था। जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था उस समय भी अमेरिका हमारे साथ नहीं था जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी आए उसके बाद से अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते लगातार बेहतर होते चले गए, सुधरते चले गए। Donald Trump shaking hands, warm hug, symbolizing the great Indo-American friendship. Further. And are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. Well, I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. तीन सितंबर को चीन की विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के 26 देशों के नेता मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का शामिल न होना यह स्पष्ट संकेत था कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता रहेगा। अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में बंट चुकी है, जिसमें भारत जैसा देश भी है जो पूरब और पश्चिम के बीच एक बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर चलता है। और भारत के अच्छे संबंध पश्चिमी देशों से भी हैं, रशिया से भी हैं, अब चीन से भी संबंध सुधर रहे हैं और भारत अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति तय करता है। इसलिए ट्रंप ने जो आज ये बात लिखी है, ये असल में ट्रंप बहुत आगे निकल गए। उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। भारत आज भी चीन की टीम में नहीं है। भारत सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर चलता है। भारत ने रशिया के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखे और अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखे। भारत ने रशिया से भी हथियार खरीदे और अमेरिका से भी हथियार खरीदे। इस ट्रोइका की सबसे बड़ी वजह असल में खुद ट्रंप है। ये जो तीनों नेता एक साथ मिलकर आए हैं सामने, इसकी वजह कौन है?
इसकी वजह है खुद डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये तीनों ही देश इस समय डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। उन्होंने 50% टैरिफ लगाकर भारत को अमेरिका से खुद ही दूर कर दिया। बार बार पाकिस्तान के साथ सीज फायर की बात करके भारत को अपने से दूर कर दिया, जबकि अमेरिका में लगातार आज भी ये बातें कही जा रही हैं कि भारत के साथ ट्रंप का व्यवहार सही नहीं है और ट्रंप अपने एक बहुत ही पुराने मित्र को, एक पक्के दोस्त को, एक एलाई को खो रहे हैं। तो क्या अब ट्रंप इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही भारत उनसे दूर हुआ है? अब जब ट्रंप की बात चली रही है तो आपको ट्रंप के स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में लेकर चलते हैं। ये एक ऐसा स्कूल है जिसके हेडमास्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी ऐसी ही मीटिंग की थी, जो मीटिंग में ऐसा लगा जैसे कोई स्कूल का क्लासरूम है जिसके हेडमास्टर ट्रंप हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओज के लिए व्हाइट हाउस में एक डिनर का आयोजन किया। इन सारे सीईओज को डिनर पर बुलाया। इनमें 24 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल थे, जिनसे ट्रंप बार बार यही पूछते रहे कि वो इस स्कूल की कितनी फीस देने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे कि ये स्कूल कौन सा है जिसकी फीस डोनाल्ड ट्रंप इनसे मांग रहे हैं? असल में वो इन सारे सीईओ से ये कह रहे हैं कि ये सारी कंपनियां अमेरिका में कितना पैसा निवेश करेंगी। ये पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इन्हें खाने पर बुलाकर कि आप बताइए अमेरिका में आप कितना पैसा लगाएंगे। और ये सभी लोग ट्रंप के सामने किसी क्लासरूम में बैठे छात्रों की तरह दिख रहे हैं। इन्होंने पूरी गंभीरता से ट्रंप की बातें सुनी, उनकी हां में हां मिलाई और कुछ बोलने का मौका मिलते ही सबसे पहले ट्रंप की जमकर तारीफ की। ऐसा लगा जैसे ट्रंप की तारीफ करने का वहां पर कंपटीशन चल रहा है। हर सीईओ एक से बढ़कर एक ट्रंप की तारीफ में लगा हुआ है। यह डिनर से ज्यादा किसी स्कूल की क्लास लग रही थी और इसे आप ट्रंप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए कि ट्रंप ने मेटा के सीईओ और फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के साथ क्या डील की है, क्या बातचीत हुई। How much are you spending, would you say, over the next few years? Oh gosh. I think it's probably going to be something like, I don't know, at least $600 billion through 28 in the U.S. Yeah. It's a lot. No, it's significant. That's a lot. Thank you, Mark. It's great to have you. Thank you. Great to have you. तो देखिए ट्रंप की क्लास चल रही है, सामने कैमरे लगे हुए हैं, जो कुछ भी बातचीत हो रही है कैमरों में रिकॉर्ड हो रही है, पूरी दुनिया इनके वीडियोस देख रही है, सुन रही है कि ट्रंप उनसे क्या पूछ रहे हैं। और ट्रंप एक ही सवाल कर रहे हैं, अमेरिका में कितना पैसा लगाओगे? और हर कंपनी का सीईओ या हर कंपनी का प्रमुख उनके सामने पहले उनकी तारीफ करता है और फिर बताता है कि हम अमेरिका में इतना पैसा लगाएंगे। कुछ दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि व्हाइट हाउस कैसे ट्रंप स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी बन गया था, जहां हेडमास्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप थे और यूरोपीय नेताओं को वो डिप्लोमेसी का पाठ उस दिन पढ़ा रहे थे। ये सारे वो लोग हैं जो यूरोप के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, और इनके सामने भी ट्रंप ऐसे ही बैठे थे एक हेडमास्टर की तरह। और 4 सितंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की क्लास शुरू हो गई, जिसमें ये सारे जो सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, इनमें 5 सीईओ ऐसे थे जो भारतीय मूल के थे। तो अब ये खबर एक नया टर्न ले रही है, एक नया मोड़ ले रही है, क्योंकि 5 लोग ऐसे थे जो भारतीय मूल के थे। कौन थे? गूगल के सीईओ सुंदर पिचई भारत के हैं, इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई में हुआ है, ये वहां पर थे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला वहां पर थे, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है। माइक्रॉन के सीईओ संजय मेहरोत्रा का जन्म कानपुर में हुआ है, ये भी वहां पर थे। टिबको सॉफ्टवेयर के चेयरमैन विवेक रानाडेवे भी भारतीय हैं और इनका जन्म मुंबई में हुआ है। और प्लांटर टेक्नोलॉजीज के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर श्याम शंकर भी भारतीय हैं, इनका जन्म भी मुंबई में हुआ है। ये सारे लोग उस टेबल पर मौजूद थे। ज्यादातर सीईओज जिन कंपनियों का नेतृत्व करते हैं, जो यहां पर मौजूद हैं, उनके हित भारत से जुड़े हुए हैं। और भारत एक ऐसा बाजार है जहां से इन तमाम कंपनियों को
हजारों करोड़ रुपए की आमदनी होती है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का जो टोटल रेवेन्यू है वो 22,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। गूगल को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भारत से मिलता है। इसके बावजूद भारतीय मूल के किसी भी सीईओ ने भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ पर एक शब्द नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल नहीं पूछा कि आपने भारत के साथ ये नाइंसाफी क्यों की है, आपको भारत को लेकर ये क्या गलतफहमी हुई है और आपको भारत पर ये 50% टैरिफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। सोचिए, भारत इस टैरिफ के खिलाफ अपनी रीढ़ की हड्डी को टाइटेनियम जैसी मजबूती के साथ झुकने नहीं दे रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया कि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो टाइटेनियम की बनी हुई है, ना ये झुकती है और ना टूटती है। लेकिन भारत में जन्म लिए हुए ये भारत के पुत्र अपनी जन्मभूमि के लिए खड़े नहीं हो पाते, जबकि भारत की पढ़ाई और संस्कारों के बाद भी ये लोग इन बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं भारत की वजह से। यहीं जन्म लिया, यहीं पढ़ाई की, यहीं के कॉलेजों में पढ़ाई की है। इन सीईओज के सामने शायद एक मुश्किल चुनौती रही होगी और हम इनकी मजबूरी को समझ सकते हैं कि इनकी जो खामोशी है, इनकी जो चुप्पी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनके सामने ये विकल्प था कि ये अपनी जन्मभूमि को चुने या फिर अपनी कर्मभूमि को चुने। भारत इनकी जन्मभूमि है और अमेरिका इनकी कर्मभूमि है, और इसलिए जब चॉइस आई इनके सामने कि इनमें से एक को चुनना है, तो इन्होंने अपनी कर्मभूमि को चुनना ही बेहतर समझा, क्योंकि इनका भविष्य अब इनकी जन्मभूमि से नहीं बल्कि कर्मभूमि से जुड़ा हुआ है। अगर ये अपनी जन्मभूमि को चुन लेते, यानी भारत को चुन लेते, और ट्रंप को वो बात कह देते जो ट्रंप सुनना नहीं चाहते, तो इन्हें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था इनकी कंपनियों को, और इन्हें जो सैकड़ों करोड़ रुपए का पैकेज इनकी कंपनियां दे रही हैं, वो कंपनियां इनसे नाराज हो जाती। इसलिए अमेरिका में भारत के साथ अन्याय करने की कोशिश के बावजूद वहां बैठे ये बड़े बड़े भारतीय सीईओ जिनकी तनख्वाहें सैकड़ों करोड़ों में हैं, ये खामोश रहे और सिर्फ ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते रहे, ट्रंप के लिए तालियां बजाते रहे और बताते रहे कि आप कितने महान हैं। ट्रंप के बयानों पर इन्होंने तालियां बजाई, फिर अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश करने का वादा भी किया। अब आप इनके बयान सुनिए। I think that everything that you're doing in terms of setting in place the platform where the rest of the world can not only use our technology but trust our technology more than any other alternative is perhaps the most important issue. And you and your policies are really helping a lot. So thank you very much. I think the AI moment is one of the most transformative moments any of us have ever seen or will see in our lifetimes. So making sure the US is at the forefront, and I think your administration is investing a lot. Already the AI action plan under your leadership, I think, is a great start, and we look forward to working together, and thanks for your leadership. Great job you did. तो आपने इनके बयान सुन लिए, अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की लगातार तारीफ कर रहे हैं, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ज़रूर हम निराश हुए इस बात को लेकर, लेकिन इनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि इन्हें वहीं रहना है, अपनी नौकरी भी करनी है, अपनी कंपनियों के हितों के बारे में भी सोचना है, और भारत का हित शायद कहीं पीछे रह गया। जब ये भारतीय जो हमारे रोल मॉडल हैं, दुनिया की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ बनते हैं, किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के प्रमुख बनते हैं, वहां पर किसी बहुत बड़े पद पर जाते हैं, तो हम और आप इस बात पर गर्व करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं कि देखिए हमारे देश का एक व्यक्ति इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर सीईओ बन गया, और हमारा मीडिया इनके लिए बड़ी बड़ी हेडलाइंस छापता है। देश के 146 करोड़ लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती है। करोड़ों लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं कि एक दिन हम भी अमेरिका जाएंगे या किसी दूसरे देश में जाएंगे और किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बनेंगे। लेकिन जब भारत के लिए कुछ करने की बारी आती है, तो ये पता चलता है कि ये तन से भले ही भारतीय हैं, जन्म से भले ही भारतीय हैं, लेकिन मन से अमेरिकी बन चुके हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। आज हम सक्षम हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, हमें वैसे भी इनकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम चाहें तो अमेरिकी कंपनियों के जो सर्च इंजन्स हैं, इनके ईमेल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आज ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, इनका इस्तेमाल करने के बदले आज हमें एक चुनौती लेनी चाहिए
कि हम स्वदेशी वर्ल्ड क्लास आईटी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, हम अपना सर्च इंजन बना सकते हैं, हम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं, हम भी अपने देश में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां बना सकते हैं। आज इस पूरी मीटिंग से जो सीख मिलती है वो ये है कि अब हमें अपने देश का गूगल बनाना होगा, अब हमें अपने देश का माइक्रोसॉफ्ट बनाना होगा, अब हमें अपने देश का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होगा, इसी देश में एप्पल जैसी कंपनियों की स्थापना करनी पड़ेगी। और इसी हफ्ते भारत ने अपना पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, जिसका नाम है विक्रम, उसे लॉन्च किया है। हथियारों की तरह अब टेक्नोलॉजी में भी भारत का आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आवश्यक हो गया है। ये आज हमारी सीख है इस मीटिंग से। आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिस पर अभी ज्यादातर लोगों की नजर गई नहीं है। ये तस्वीर दिखाती है कि दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का मुद्दा एक मजाक बनकर रह गया है, कोई भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां और बड़े बड़े देशों के संगठन आतंकवाद को रोकने के लिए बयान देते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, संयुक्त बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि वो दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाना चाहते हैं जो आतंकवादियों से बिल्कुल फ्री हो। लेकिन होता इसका उलट है। चीन में तियानजिन के एससीओ समिट में पहलगाम आतंकवादी हमले पर चिंता जताई गई थी। इसमें शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। लेकिन अगले ही दिन पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई करने वाली पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर की यह तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ खड़े हैं और असीम मुनीर एससीओ समिट के साइडलाइंस में हुई पाकिस्तान की तमाम द्विपक्षीय बैठकों में शामिल रहे। यहां तक कि चीन के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में भी असीम मुनीर बैठे हुए थे। हर द्विपक्षीय बैठक में जहां जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए हैं, असीम मुनीर भी उसी डेलीगेशन में हैं। शहबाज शरीफ के बगल में बैठकर वो बातें कर रहे हैं। यहां आप देखिए इन तस्वीरों में। अब आप सोचिए, ये जो द्विपक्षीय बातचीत चल रही है चीन के साथ पाकिस्तान की, इसमें पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर का क्या काम? लेकिन असीम मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ठीक बगल में बैठे हुए हैं और सामने हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। असीम मुनीर एससीओ के सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों से बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और अब पाकिस्तान की हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में असीम मुनीर शामिल होते हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने अभी थोड़े दिन पहले ही बिल्कुल सही बात कही थी कि असीम मुनीर एक सैनिक नहीं बल्कि सूट बूट पहने हुए ओसामा बिन लादेन है। यानी एक ऐसा आतंकवादी है जो सूट बूट पहनकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और बिल्कुल सही परिभाषा उन्होंने असीम मुनीर के लिए तब दी थी। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से इसकी तुलना की थी। अब जो कुछ आपने अभी तस्वीरों में देखा, इसके दो मतलब हैं। पहला ये कि अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अपने लिए आतंकवाद कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और है। अगर आतंकवाद की मार खुद पर लगे तो अलग मापदंड है, और आतंकवाद की मार किसी दूसरे देश पर लगे, भारत पर लगे, तो दोहरे मापदंड है। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाते हैं और अमेरिका के एक मिलिट्री कमांडर के फेयरवेल समारोह में भी असीम मुनीर को अमेरिका बुलाया जाता है। और अब असीम मुनीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। तो चाहे चीन हो या अमेरिका हो, असीम मुनीर हर जगह है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी वो लंच खा रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति के साथ भी बैठकर आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इन बड़ी बड़ी कूटनीतिक बैठकों में इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या है इसमें? चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति असीम मुनीर से सीधे क्यों मिलना चाहते हैं? और दूसरा मतलब यह कि पाकिस्तान को असल में चला कौन रहा है, शहबाज शरीफ या फिर असीम मुनीर? असली ताकत, शक्ति किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हों, लेकिन असली ताकत शायद असीम मुनीर के पास है।
पूरी दुनिया में किसी भी देश का एक ही लीडर होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत आर्मी चीफ असीम मुनीर के पास है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर कैसे पाकिस्तान को वर्ष 2035 तक अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। असीम मुनीर का कार्यकाल वैसे तो नवंबर 2027 तक है, पर अब इसे बढ़ाकर वर्ष 2035 तक किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो असीम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आर्मी चीफ रहने वाले सैन्य अधिकारी बन जाएंगे। ये पहले जनरल होंगे जो इतने लंबे समय तक पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पद पर बने रहेंगे। दुनिया के हर देश में फैसला लेने वाला एक ही लीडर होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत आज असीम मुनीर के पास है और उनकी ये ताकत वर्ष 2035 तक ना सिर्फ बनी रहेगी बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। हर दिन बढ़ेगी, हर घंटे उनकी ताकत बढ़ेगी। शहबाज शरीफ भले ही दिखावे के लिए पाकिस्तान के चुनाव से चुने हुए सिविलियन नेता हों, वहां के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हों, लेकिन पाकिस्तान में असली राज वहां की सेना का चलता है और यह फैसला भी जरूर वहां की सेना ने ही लिया है, क्योंकि आज पाकिस्तान की सेना असीम मुनीर के पीछे खड़ी है। अब तक पाकिस्तान में यह अटकलें लगाई जाती थी कि असीम मुनीर शहबाज शरीफ से ज्यादा शक्तिशाली हैं, पर अब पाकिस्तान ने यह भी मान लिया है कि वहां के सभी बड़े फैसले अब असीम मुनीर ही लेंगे। और इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति और शासन पर सेना का जो प्रभाव है, जो उनकी पकड़ है, अब पहले से कहीं ज्यादा होने वाली है। आजकल असीम मुनीर अमेरिका में छाए हुए हैं, दो बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश कर चुके हैं, ट्रंप के साथ नई नई डील कर रहे हैं, ट्रंप के साथ लंच खा रहे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, अब ये पाकिस्तान की जितनी भी द्विपक्षीय बैठकें होती हैं, अक्सर वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। SCO समिट की साइडलाइंस पर पाकिस्तान ने जितनी भी बैठकें की, उनमें असीम मुनीर नजर आए। और चीन के साथ, रशिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बैठक हुई, या आप समझिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो बैठक हुई, उन सब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ असीम मुनीर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी और सैन्य शासकों को बहुत खास महत्व देता रहा है, यह पहली बार नहीं है। तो अमेरिका का जो विशेष प्रेम है पाकिस्तान के जनरल्स के साथ, वो देखिए। पहले अयूब खान, फिर जियाउल हक, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ और अब जनरल असीम मुनीर। ये अमेरिका की इसी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बड़े दोस्ताना संबंध रखता है, हमेशा उनके साथ एक अलग तरह का रिश्ता बनाकर रखता है, क्योंकि अमेरिका इनके जरिए पाकिस्तान में अपने प्लान को आसानी से इंप्लीमेंट करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पाकिस्तान की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, इसलिए इनकी वफादारी जनता के साथ नहीं है, इनकी वफादारी अमेरिका के साथ होती है। ये अमेरिका के वफादार बन जाते हैं और ये ट्रंप जैसे लीडर्स को बहुत सूट करता है, उन्हें बहुत पसंद आता है। सेना की ताकत से अमेरिका की हर योजना को एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाती है। अमेरिका अगर असीम मुनीर को अपना दोस्त बना लेता है, डोनाल्ड ट्रंप अगर एक बार उन्हें अपना लंच व्हाइट हाउस में करा देते हैं, तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब अमेरिका पाकिस्तान में जैसा चाहे वैसा कर सकता है। पाकिस्तान की पहचान एक ऐसे देश की है जहां पर सेना कभी भी सत्ता पर कब्जा कर लेती है और आर्मी चीफ रातों रात वहां के राष्ट्रपति बन जाते हैं। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में सत्ता पर सेना का कब्जा करने की रणनीति 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बनती है, यानी रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास है। आपको याद होगा इमरान खान जब हटे थे सत्ता से, वहां भी उन्होंने यही बात कही थी कि मुझे हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ है। पाकिस्तान में लगभग आधे समय तक सैन्य शासन रहा है, यानी वहां की सेना का शासन रहा है। वर्ष 1958 से लेकर 1969 तक अयूब खान पाकिस्तान के सैन्य शासक रहे। उस समय दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के दुश्मन थे। तब अयूब खान के 11 साल के शासन के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का जमकर इस्तेमाल सोवियत संघ पर निगरानी रखने के लिए किया। 1980 के दशक में जब जियाउल हक पाकिस्तान के सैन्य शासक बने, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान का जमकर इस्तेमाल किया।
अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को वॉर ऑन टेरर के लिए अपने साथ अपनी टीम में मिला लिया, अपना पार्टनर बना लिया। पाकिस्तान में जब चुनी हुई सरकार होती है तो कई बार अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन जब सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है, यानी जब सेना जब भी मजबूत होती है, तो हमेशा पाकिस्तान के संबंध अमेरिका के साथ ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, और अभी भी वही चल रहा है। असल में कोई भी आर्मी चीफ जब पाकिस्तान का सैन्य शासक बनता है तो वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाकर दुनिया में अपनी सत्ता को वैध ठहराने की कोशिश करता है। इसके बदले में अमेरिका उससे पूरी कीमत वसूलता है, और आज का दौर असीम मुनीर और ट्रंप की दोस्ती का दौर है। असीम मुनीर आज पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है। फौज ही सरकार है, फौज ही अदालत है और फौज ही मीडिया को कंट्रोल कर रही है, और इसी वजह से ट्रंप अब सिर्फ असीम मुनीर के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, असीम मुनीर से ही दोस्ती करना चाहते हैं। जिस तरह से ट्रंप पाकिस्तान में बहुत सारी डील्स कर रहे हैं, उससे लगता है कि जल्द ही पाकिस्तान में एक बार फिर से सैन्य शासन स्थापित हो सकता है। फिल्मों में अक्सर आप एक डायलॉग सुनते हैं कि बड़े से बड़ा अपराधी कोई ना कोई निशान जरूर छोड़कर जाता है, फिर उस निशान के जरिए अपराधी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के राष्ट्रपति और सर्वोच्च नेता भी किसी मीटिंग के बाद अपने निशानों को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहते और अपने निशानों को मिटा देते हैं, और ऐसा इन बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब आप उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को दुनिया भर में लोग देख रहे हैं। ये वीडियो चीन की राजधानी बीजिंग का है, जिसमें किम जोंग उन के बॉडीगार्ड्स उस कुर्सी और टेबल को साफ कर रहे हैं जहां पर थोड़ी देर पहले किम जोंग उन बैठे हुए थे। इसी कुर्सी पर बैठकर किम जोंग उन ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी, और जैसे ही वो यहां से गए इस बैठक के बाद, किम जोंग के फिंगरप्रिंट्स और उनके दूसरे निशान इस चेयर से और उस टेबल से मिटाए जा रहे हैं। किम जोंग उन ने जिस ग्लास से पानी पिया था उसे भी उनके सुरक्षाकर्मी अपने साथ ले गए, उस ग्लास को भी उन्होंने वहां छोड़ा नहीं। 15 अगस्त को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अमेरिका में अलास्का में एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई थी, और उस समय पुतिन के साथ उनकी एक टीम गई थी जिसने पुतिन के शरीर से जुड़े जो भी वहां पर निशान थे उन्हें सब निशानों को उन्होंने मिटा दिया था, और यह सब कुछ उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल फोन, लैपटॉप और सुरक्षा से जुड़ी जगहों पर एंट्री के लिए किया जाता है। फिंगरप्रिंट से किसी देश की सीक्रेट फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी देश के नेता का हेल्थ, उसका जो स्वास्थ्य है, उनके जो शरीर के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं, इन्हें टॉप सीक्रेट माना जाता है। अगर किसी नेता के स्वास्थ्य की, उसके शरीर की पूरी जानकारी किसी दुश्मन देश को मिल जाए तो फिर वो देश उनकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। बड़ी बड़ी विदेशी एजेंसियां हेल्थ रिपोर्ट्स को लीक करके किसी भी देश में ये छवि बना सकते हैं कि उस देश के नेता बहुत कमजोर हैं या बहुत बुरी तरीके से बीमार हैं, और उनकी जो सेहत है उसे लेकर बहुत प्रकार के दुष्प्रचार चलते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा आजकल अमेरिका में एक बहुत बड़ी खबर उड़ी हुई है कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत बीमार हैं और उनकी सेहत जो है वो बहुत खराब हो चुकी है। यहां तक कि लोग इस बारे में भी बात करने लगे हैं कि उनके बाद अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा दिन तक नहीं जिएंगे, उनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इसका स्पष्टीकरण दे चुके हैं, बार बार कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और ये फेक न्यूज मेरे बारे में चल रही है, लेकिन उनकी सेहत को लेकर एक जबरदस्त अटकलें इस समय वहां चल रही हैं कि वो बहुत बीमार हैं। जिस तरह इंसान की उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं, उसी तरह हर इंसान का डीएनए बिल्कुल अलग होता है। डीएनए जांच से किसी भी व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है, और डीएनए को किसी इंसान का आप ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। किम जोंग उन जब कुर्सी पर बैठे तो उस कुर्सी पर उनके स्किन सेल्स, उनके बाल या उनके शरीर के अन्य कण छूट गए होंगे, जिनसे उनके डीएनए का पूरा उसकी जो जानकारी है वो पता लगाई जा सकती है। इसी तरह से जिस ग्लास में उन्होंने पानी पिया, वो कुर्सी या वो टेबल जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया,
उस पर किम जोंग उन के फिंगरप्रिंट्स जरूर रह गए होंगे, इसलिए उन सारी फिंगरप्रिंट्स को साफ किया गया। राष्ट्रपति पुतिन के सुरक्षाकर्मी भी जब वो विदेश जाते हैं तो हर बार उनकी किसी भी मीटिंग के बाद इसी प्रकार की साफ सफाई करते हैं पूरे रूम की। सुरक्षा के लिए ये तमाम बड़े बड़े नेता जब भी दूसरे देश जाते हैं तो अपने साथ जरूरत का हर सामान लेकर जाते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इनके यूरिन और यहां तक कि इनके ह्यूमन वेस्ट को भी उनकी टीम अपने साथ वापस अपने देश लेकर आती है। विदेशी दौरे के दौरान इन नेताओं के साथ इस काम के लिए एक पूरी की पूरी एक अलग टीम चलती है। तो अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खबरों को डिकोड करने का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। अब आपको अपने देश में वापस लेकर आते हैं। हमारे देश में इस समय जीएसटी की चर्चा चल रही है कि जीएसटी के बाद जो नया जीएसटी आया है उसके बाद बहुत सारा सामान सस्ता हो जाएगा। जीएसटी की दर कम हो गई है। सस्ते होने वाले सामानों की पूरी लिस्ट डिकोड करके हम आपको बता चुके हैं क्या क्या सामान सस्ता होने वाला है, आपका कितना पैसा बचने वाला है। इसके बाद बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमें पत्र लिखे हैं, सोशल मीडिया पर हमें लिखा है, और आज मैं अपने एक दर्शक की चिट्ठी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये सभी जो दर्शक हैं उनकी एक ही इच्छा है कि जीएसटी घटने का फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए, और उन्होंने जितनी भी चिट्ठियां हमें लिखी हैं उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि कंपनियां दाम बढ़ाकर या किसी और तरीके से जीएसटी में हुई कटौती का लाभ खुद अपनी जेब में रख लें और जो आम जनता है उस तक इसका लाभ पहुंचने से रोक लें। और वो ये चाहते हैं हमारे दर्शक कि इसका इंतजाम करना चाहिए। तो देखिए, मैं एक चिट्ठी पढ़ रहा हूं हमारे एक दर्शक की। हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है हरि कृष्ण अनेजा। स्क्रीन पर अभी इनकी चिट्ठी, इनका मेल आपके साथ था, और ये हनुमानगढ़ राजस्थान से इन्होंने हमें लिखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें सुन रहे होंगे। वो लिखते हैं कि सुधीर जी, आपका टीवी शो लगातार हम देखते हैं, आपका योगदान सराहनीय है। एक मुद्दा जो कि सरकार ने आम आदमी के हित में जीएसटी स्लैब्स को घटाकर लिया है, वो फायदा असल में हर नागरिक को मिले, इसके लिए जो रेट आज है उससे वो प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। परंतु कंपनियां रेट सस्ता करने के बजाय रेट बढ़ाकर जीएसटी का फायदा अपनी जेब में डाल लेंगी, और रेट घटने का फायदा आम आदमी को नहीं मिलेगा। इस विषय पर आप गौर करें। सरकार ने अपना जो नुकसान जीएसटी घटाकर किया है वो कंपनियों की जेब में ना जाए, इसका फायदा सभी को मिले, ऐसा हम चाहते हैं। देखिए, ये उन्होंने हमें लिखा है। तो हमें खुशी होती है जब हमारे दर्शक हमें लिखते हैं और अपनी कोई डिमांड हमारे सामने रखते हैं, कहते हैं कि आप हमारा मुद्दा उठाइए। तो आज हम उन तमाम दर्शकों के लिए ये विषय उठा रहे हैं, और इसीलिए आज हम ये डिकोड करेंगे कि आपको जीएसटी घटने का फायदा कैसे मिलेगा और सरकार की क्या तैयारी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये सारा पैसा आपकी जेब में जाए। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है जीएसटी, लेकिन आज हम फिर से इसे गुड एंड सिंपल टैक्स का नाम देंगे। ये गुड एंड सिंपल टैक्स भी हो सकता है। गुड इसलिए क्योंकि 200 से ज्यादा सामान सस्ते हो गए हैं, सिंपल इसलिए क्योंकि अब सिर्फ 2 स्लैब हैं, 5% और 18%, और 40% टैक्स का एक स्पेशल स्लैब बनाया गया है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए बता देते हैं, ये 2 स्लैब अभी तक है, 5% और 18%। लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला, आपको कब से यह सस्ता सामान मिलना शुरू हो जाएगा? दूसरा, क्या कंपनियां दाम घटाएंगी या फिर दाम घटाने की बजाय कोई बहाना बना देंगी? और सरकार की क्या तैयारी है ताकि 146 करोड़ लोगों तक ये जीएसटी की राहत पहुंचे और उनका पैसा बचे? और जीएसटी में कमी का फायदा पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पूरा फायदा मिले? तो देखिए, नया टैक्स स्लैब
22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू हो जाएगा। यह डेट याद रख लीजिए, 22 सितंबर। नवरात्र के पहले दिन जब मां दुर्गा घर आएंगी तो आपके लिए अपने साथ समृद्धि भी लेकर आएंगी। बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो 22 या 23 सितंबर से सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। खास तौर पर ऐसे सामान जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है और जिनका इस्तेमाल 2-3 दिनों में ही करना होता है, जैसे खाने पीने का जो सामान होता है, जैसे पनीर हो गया या जो पैकेज्ड मिल्क होता है वो, या इस प्रकार का जितना भी जो सामान है जो लगातार 2 या 3 दिन में नया आता रहता है, उनके दाम 22 या 23 सितंबर से सस्ते हो सकते हैं। 22 सितंबर के बाद जैसे जैसे किसी भी सामान का नया स्टॉक बाजार में आएगा, उसकी कीमत घटती जाएगी। सामानों की कीमत कम करने की जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी है उन कंपनियों की जो इसे बनाती हैं। हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि सरकार कीमत घटा देती है, लेकिन इसका फायदा लोगों को तब भी नहीं मिलता। जैसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार ब्याज दरों में कटौती करता है ताकि होम लोन या कार लोन सस्ते हो जाएं, आपकी ईएमआई कम हो जाए। लेकिन अक्सर बैंकों पर आरोप लगता रहता है कि वो इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते। इस बार सरकार 22 सितंबर के बाद बिकने वाले सामानों पर कड़ी नजर रखेगी। सरकार जांच करेगी कि दाम वाकई में बाजार में घटे हैं या नहीं। इसके लिए पुरानी रेट लिस्ट और नई रेट लिस्ट की तुलना सरकार कर सकती है। वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिया है कि वो अपने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में जाकर देखें कि जनता को अब सस्ता सामान मिल रहा है या नहीं, सामान वाकई सस्ता हुआ भी है या नहीं हुआ। और देखिए, कोई भी सांसद या चुना हुआ प्रतिनिधि, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर देखे कि लोगों को फायदा पहुंचा या नहीं। जीएसटी घटने का फायदा पाने के लिए आपको भी जागरूक होना होगा। आज हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिनसे आप भी जीएसटी घटने का फायदा उठा सकते हैं। 22 सितंबर के बाद जब भी कोई सामान आप खरीदें तो उसकी पैकिंग पर, उसके पैकेट पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखें कि यह कब बनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट पर 22 सितंबर या उसके बाद की तारीख है तो इसका मतलब है कि वो सामान नया है और अब वो सामान सस्ता होना चाहिए। तुरंत उसकी कीमत चेक करें कि क्या वाकई में कीमत कम हुई भी है या नहीं। पहले डेट चेक करें और फिर कीमत चेक करें। आप दुकानदार से यह पूछ सकते हैं कि इस सामान का पहले क्या दाम था और अब नया दाम क्या है, जरूर पूछिए। साबुन, शैम्पू और बिस्किट जैसे जो पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जब 22 सितंबर से होगी तब उनके दाम घटेंगे। लेकिन जिस सामान को खरीदने पर बिल बनेगा और बिल पर जब जीएसटी लगेगा तो उसमें 22 सितंबर से ही छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। एसी और टीवी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान खरीदने पर आपको 22 सितंबर से ही छूट मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसे सामान का जब बिल बनता है तो उस पर जीएसटी लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी बिल पर जीएसटी और मैन्युफैक्चरिंग डेट को जरूर ध्यान से देखें। कार और बाइक खरीदने से पहले 3 बातें जरूर पूछें। इस गाड़ी या बाइक का इंजन कितने सीसी का है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, यानी ये कार या बाइक कब बनी है, और बिल पर जीएसटी कितना लग रहा है। 22 तारीख से प्रतिदिन अधिकतम 7,500 रुपए तक किराया लेने वाले होटल्स में अगर आप रुकते हैं तो आपको जीएसटी में छूट उसी दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी। आप बिल में यह जरूर देखें कि ये होटल वाला जो व्यक्ति है ये जीएसटी कितना वसूल रहा है, 5% है या नहीं। ऐसे होटल्स के कमरों पर जीएसटी अब 12% से घटकर 5% हो चुका है। इसलिए जब भी आप होटल में पेमेंट दें, जहां आप रुके हैं, तो जरूर देखें कि उसमें जीएसटी सही से वसूला गया हो। हमारे देश की जीडीपी में लगभग 61% योगदान आम लोगों की खपत का होता है। हमारे देश में ग्राहक को भगवान कहा जाता है, लेकिन कई बार ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी भी होती है। इसलिए आज से ही आपको जागरूक होना है। 22 सितंबर से जब भी आप कोई भी सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं तो ये सवाल जरूर पूछें कि ये सामान नए जीएसटी के बाद कितना सस्ता हुआ है और इस पर कितना जीएसटी लगा है। ये जरूर आप रट लीजिए इस सवाल को। आज हमारे देश में जीएसटी सुधार से एक त्योहार जैसा माहौल है। देश के 146 करोड़ लोग खुश हैं क्योंकि सबको फायदा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस जीएसटी के जरिए बिहार के लोगों का अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस ने अब सरकार के हर फैसले की आलोचना करने की आदत बना ली है और अब वो जीएसटी की भी आलोचना कर रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार और बिहार के लोगों के अपमान का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती।
और आज उन्होंने अपना तीसरा सेल्फ गोल किया है। अब आप देखिए, सरकार ने बीड़ी पर जीएसटी बढ़ा दिया है और बीड़ी पर जीएसटी घटने के फैसले पर, माफ कीजिएगा, उन्होंने घटा दिया है। देखिए, सिगरेट एंड सिगार पर पहले 28 था, अब 40% कर दिया है, लेकिन बीड़ी 28% से अब 18% पर आ गई है। और आप जानते हैं बहुत सारे हमारे देश में आज भी गरीब लोग हैं जो बीड़ी पीते हैं, इसलिए बीड़ी पर जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है। और टैक्स कम करने के फैसले पर केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। यानी कांग्रेस बिहार के लोगों की तुलना बीड़ी से कर रही है। कांग्रेस के लिए बिहार और बीड़ी दोनों एक जैसे हैं और कांग्रेस दोनों को पाप मानती है। बीजेपी का आरोप है कि बिहार को लेकर कांग्रेस की असली सोच इस पोस्ट से सामने आ गई। जब इस पर बहुत विवाद हुआ तो केरल कांग्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट करके माफी मांग ली। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पोस्ट की आलोचना की है। और इससे पहले राहुल गांधी ने बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं के साथ चुनाव प्रचार किया था, जो अक्सर बिहार और बिहार के लोगों का मजाक उड़ाते रहे हैं, उनका अपमान करते रहे हैं। ये उनका सेल्फ गोल था। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मन से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, ये उनका दूसरा सेल्फ गोल था। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार और बिहार के लोगों के बारे में ऐसी सोच क्यों रखते हैं? बी फॉर बीडी की जगह कांग्रेस अगर चाहती तो बी फॉर ब्रिलियंट बिहार भी लिख सकती थी। तो आज हम कांग्रेस के नेताओं को बिहार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो शायद उन्हें ना पता हो। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। दुनिया में लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था सबसे पहले बिहार में थी। भगवान महावीर का जन्म बिहार में हुआ और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई। कूटनीति के विद्वान आचार्य चाणक्य भी बिहार से थे। बिहार और बिहार के लोगों का अपमान करने वाली कांग्रेस को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश के शासन और प्रशासन में बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जनवरी 2024 तक देश में कुल 5,500 आईएएस अधिकारी हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से लगभग 500 बिहार से हैं। हर 10वां आईएएस अधिकारी बिहार से है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी बिहार से हैं। तो कांग्रेस को ये सारी बातें बिहार के बारे में नजर नहीं आ रही और आज भी कांग्रेस बिहार की तुलना बीड़ी से करना चाहती है। अब एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। अब एक और खबर आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ पर खुद ही संज्ञान लेते हुए एक बहुत सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा का मामला नहीं बल्कि लोगों की वजह से यह संकट आया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर को संज्ञान लिया। 3 सितंबर को हमने डिकोड में हिमालय पर्वत की नाराजगी और वहां पर जंगलों की अवैध कटाई के बारे में आपको यह रिपोर्ट दिखाई थी और हमने ये मुद्दा उठाया था कि ये जो लकड़ियां आप देख रहे हैं ये जंगलों की कटाई के बारे में इशारा करती हैं। आप देखिए हमने आपको क्या रिपोर्ट दिखाई थी। आज पहाड़ों पर जंगलों की अवैध कटाई हो रही है। इन तस्वीरों को जरा देखिए। बाढ़ के पानी में आपको सैकड़ों टन लकड़ियां बहती हुई दिखाई देंगी। ये देखिए तस्वीरें हैं। अब आप ये सोचिए कि पेड़ों को काट काट कर ये लकड़ियां, ये लक्कड़, ये पेड़ों के तने आखिर कहां से आए हैं? बाढ़ ने असल में जो अवैध रूप से जंगल काटा जा रहा है उसकी भी पोल खोल दी है। आप देखिए इन तस्वीरों को। ये सारी लकड़ियां हैं
पेड़ों को काट काट कर जो लक्कड़ निकाले जाते हैं, ये सब वो हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि मीडिया रिपोर्ट्स में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में लकड़ी बहते हुए दिख रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि जंगलों को अवैध रूप से बहुत तेजी से काटा जा रहा है, वरना ये सारी लकड़ियां कहां से आई? बाढ़ के पानी में बहती है लकड़ियां देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल के जंगल काट दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनडीएमए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, और हमें बड़ी खुशी होती है जब कोई मुद्दा हम उठाते हैं और उसके बाद हमारे देश की अदालतें या हमारे देश की सरकारें उस मुद्दे का संज्ञान लेती हैं। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल, यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।